हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों देखिएगा, हम लोग यह यूपी टेट के लिए पर्यावरण का क्वेश्चन हम लोग यह कर रहे हैं और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ठीक ना। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग ये 3 कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग सीडीपी के जो कि टॉपिक है, हम लोग ओवी पावलाव के और थांडाई के जो टॉपिक था वो भी हम लोग कर लिए हैं। तो आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यह देखिएगा, पर्यावरण का टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये सभी यह प्रश्न जो है कि यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के यह प्रश्न। आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास यह शाम 7 बजे यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो यह देखिएगा, प्रश्न पूछा गया था कि यह प्रश्न वर्तमान महिला राष्ट्रीय आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, अध्यक्ष कौन थी उस समय। तो इसमें 2018 का यह प्रश्न है, इसको याद रखना। 2018 में यह पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना, 2018 में। लेकिन उस समय 2018 में जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो वो रेखा शर्मा थी, ठीक ना, रेखा शर्मा थी। लेकिन अब 2000 इसमें 2024 में की बात की जाए तो 2024 से अब तक जो है महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो विजया किशोर रहाटकर हैं। ये भी आपको याद रखना, विजया किशोर रहाटकर। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा। इतनी बातें ध्यान देना है। चलिएगा, अगर अगर बात की जाए यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पे जो कि हमारा विजय कुमार रहाटकर हैं, यह 9वीं अध्यक्ष हैं, ठीक ना। यह कौन सी नंबर की अध्यक्ष हैं, तो 9वीं अध्यक्ष हैं। ये भी आप याद रखना, 9वीं अध्यक्ष हैं, ठीक ना, 9वीं अध्यक्ष हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। आहूत का मतलब कि बुलाई जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। यह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है यह किसके द्वारा बुलाई जाती है, यह आपको याद रखना है। यह बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना। यह राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत यह राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कर सकता है, इसको याद रखना। अनुच्छेद अगर पूछा जाए, अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो यह 108 है, ठीक ना। 108 अनुच्छेद के तहत यह संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यह भाग 9 में, भाग 5 6 सॉरी भाग 6 में, भाग 3 में, भाग 4 में। इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह याद रखना, भाग अगर पूछा जाए तो भाग याद रखना, भाग यह 9 में है, ठीक ना। भाग 9 में प्रश्न आपको याद रखना है, यह किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो यह याद रखना 73वें संवैधानिक, ठीक ना, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा यह जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। और किस अनुच्छेद में इसे जोड़ा गया, तो यह भी आप याद रखना। किस अनुच्छेद में अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद आप याद रखना, अनुच्छेद, ठीक ना। एक मिनट, अनुच्छेद यहाँ पे देखिएगा, अनुच्छेद अगर पूछ दिया जाए तो ये भी आपको याद रखना 243, ठीक ना। 243 से 243 ओ तक, ठीक ना, 243 से 243 ओ तक इसमें जोड़ा गया है। यह आप इतनी बातें ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बताइएगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से, यह आप बताइएगा। इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिएगा, जो 74वां संविधान संशोधन है इसे भाग अगर पूछा जाए तो किस भाग में जोड़ा गया है, तो भाग 9, ठीक है, भाग 9 ए में जोड़ा गया है। ये भी आप याद रखना, भाग 9 ए में जोड़ा गया है। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ जो कि यह शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है, यह प्रश्न आपको याद रखना होगा, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से पानी का अम्लीय हो जाता है। तो देखिएगा, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो होता है अम्लीय हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जब वर्षा का पानी होता है उसमें, तो देखें कि आप लोग जैसे जब पहली वर्षा होती है तो उसमें वह धूल कण होते हैं, तो उसके जो रिएक्शन से जो आप लोग के त्वचा पर अगर पड़ जाता है तो वो फूका टाइप पड़ जाता है, ठीक ना, बुलबुला टाइप हो जाता है शरीर पे। तो उसको भी आपको याद रखना, इसी के कारण होता है। तो इसको आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होता है, SO2 के द्वारा होता है। एक और इसमें पूछा जाता है, तो ये भी कौन है, तो वो भी आप याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा भी होता है, ठीक ना। नाइट्रोजन याद रखना, नाइट्रोजन
नाइट्रो, एक मिनट, यहाँ पे नाइट्रो, एक मिनट, नाइट्रोजन 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 ऑक्साइड के द्वारा भी होता है, ऑक्साइड ऑक्साइड के द्वारा भी होता है। इसको भी आपको याद रखना चलेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो बताइएगा विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, यहाँ से याद रखना, अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, विधि का शासन यह जो हमारा लिया गया है कहाँ से लिया गया? तो ये आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। जिसमें याद रखना जो विधि का शासन है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इंग्लैंड के संविधान से। अगर पूछ दिया जाए कि अमेरिका के संविधान से तो क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह याद रखना मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार ये भी आप याद रखना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और क्या लिया गया है? तो यह प्रस्तावना, जो संविधान का प्रस्तावना है वो भी कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना जो है ये भी याद रखना, यह अमेरिका से संविधान से लिया गया है। उसके बाद आता है हमारा कि अमेरिका से और क्या लिया गया? तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है, महाभियोग महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है वो भी कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारा डीपीएसपी है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है हमारी वह कहाँ से ली गई? तो यह भी आयरलैंड के संविधान से। ये भी आप याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव या चुनाव की प्रक्रिया जो है यह पद्धति जो है हमारा कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी आप इतनी बात याद रखना। उसके बाद पूछा जाता है यूएसएसआर से, ठीक है। यूएसएसआर से क्या लिया गया है? जो कि रूस है, सोवियत संघ उस समय हुआ करता था, तो उससे लिया गया मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य याद रखना, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य याद रखना, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। और क्या लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना जो है हमारा पंचवर्षीय योजना ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी हमारा सोवियत संघ जो यूएसएसआर है उससे लिया गया। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति करता है, गृह मंत्रालय करता है, लोकसभा सचिवालय करता है। तो यह आपको बताना कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है कि वो करता है भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। चलेगा, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो यह याद रखना, प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल कहा जाता है, विशेषाधिकार काल कहा जाता है, शून्यकाल, प्रथम काल। तो इसको आप बताइएगा लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्न ये पूछा गया है, तो देखिएगा प्रश्नकाल उसे कहा जाता है, ठीक ना। प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है कि जो संसद की पहली बैठक होती है पहली घंटे की, उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। उसके बाद शून्यकाल होता है जो प्रश्नकाल के बाद आता है, तो वो भी हमारा प्रश्नकाल के बाद जो समय आता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखना, यहाँ से जो ऑप्शन हमारा सही होगा डी ऑप्शन सही है। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा वर्षा जल संग्रहण क्या है? बताएगा वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण और उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो वर्षा जल संग्रहण की बात की जाए तो वर्षा का जो जल होता है उसको जमाव करके इकट्ठा किया, भंडारण किया जाता है, तो वह हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। वर्षा जल का जमाव और भंडारण, यह हमारा सही है ऑप्शन। चलिए, यह जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चलिएगा, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित होते हैं? तो भारतीय गैंडा संरक्षित कहाँ होते हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में और गिर नेशनल पार्क। इसमें आपको बताना है यह गैंडा जो हमारा है वह एक सिंग गैंडे के लिए, याद रखना, एक सिंग गैंडे के लिए प्रसिद्ध होता है। वह कौन सा है? तो वह हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसको आपको याद रखना कहाँ पे है? तो यह असम में, ठीक है ना, असम में है। तो यह आप याद रखना काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। अगर एक एक करके बात की जाए तो देखिएगा ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो इसे हम लोग जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, तो यह याद रखना सबसे पुराना यह नेशनल पार्क जो कि 1936 में बना था। और कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड में, है। ये भी आप याद रखना उत्तराखंड में है। बांदीपुर कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में हाथी के लिए प्रसिद्ध है,
हाथी के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखना। गिर नेशनल पार्क यह कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात में, याद रखना गुजरात में है। यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान देना। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी ऑप्शन सही है। चलेगा, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रक्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित सही है। तो इसमें से पूछा है कि ऊर्जा प्रवाह से संबंधित यह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित सही क्रम कौन सा है, यह प्रश्न आपको बताना है। देखिएगा, सबसे पहले तो बात की जाए पारिस्थितिकी तंत्र की, तो इसमें देखिएगा सूर्य का प्रकाश सबसे पहले आता है, इसको याद रखना। सूर्य का प्रकाश सबसे पहले आता है, तो इसको भी आपको याद रखना। सूर्य का प्रकाश याद रखना, सूर्य का प्रकाश सबसे पहले आता है। सूर्य का प्रकाश कौन लेता है, तो वह उत्पादक लेता है, ठीक ना, उत्पादक लेता है। उत्पादक के बाद आता है क्या हमारा, वह आता है हमारा शाकाहारी जो आता है, शाकाहारी या उपभोक्ता कहा जाता है इसे, इसको याद रखना, इसे शाकाहारी, ठीक ना, शाकाहारी या उपभोक्ता इसे कहा जाता है, इसको भी आप याद रखना। उसके बाद शाकाहारी को कौन खाता है, तो शाकाहारी को याद रखना। शाकाहारी के बाद कौन सा आता है, तो मांसाहारी, ठीक ना, मांसाहारी आता है, मांसाहारी आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जिसमें से हमारा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक या हमारा सही होगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक हमारा यहाँ पे सही है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सी ग्रीन हाउस है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन। तो यह आपको बताना है, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक ना। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह आपको याद रखना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसकी मात्रा जो वातावरण में होती है 0.04% होती है, 0.04% होती है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना। इतनी बातें ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर बात की जाए तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आते हैं, ये भी आप याद रखना। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आते हैं ये भी आपको बताना है, तो ये भी आप याद रखना। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आते हैं, तो उसमें आता है हमारा जलवाष्प, ठीक ना, कौन आता है, जलवाष्प आता है, जलवाष्प याद रखना, जलवाष्प आता है। और क्या आता है, मीथेन आता है, मीथेन आता है, ये भी याद रखना। मीथेन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड आता है, नाइट्रस याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या हम नाइट्रस ऑक्साइड आता है। यह जो हमारे सभी क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस होती है, जो कि जलवाष्प होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और होता है हमारा CFC भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह भी होता है। इसको भी आपको याद रखना है। इसमें जो हमारा से होगा यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 0.04%, ठीक ना, यह इतनी मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, बताइएगा किस वर्ण की उपस्थिति के कारण जो है पौधे हरे होते हैं। कैरोटीनाइड के द्वारा, लाइकोपीन के, और एंथ्रोसाइनिन के, और क्लोरोफिल के। तो देखिएगा हमारा जो पौधा जो हरा होता है वह क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक ना, क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण जो होता है पौधा हरा होता है। इसको आपको याद रखना, जो कि पौधा क्या करता है, सूर्य का प्रकाश, याद रखना, सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है, और सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, बताइएगा मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, और उपयुक्त सभी। यह आपको याद रखना कि जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वो इसमें से सभी हैं। वनों को जलाना मतलब वनों को काट दिया जाएगा तो उससे भी हमारा परिवर्तन होगा, उस पर जलवायु परिवर्तन होगा। कृषि प्रक्रिया से भी होता है, एरोसोल और कैन उपयोग से भी होता है। इसमें जो हमारा से होगा यहाँ पे डी ऑप्शन से है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूफारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। जेट्रोफा, देखिएगा कैंडल नट टी, कापर लीफ, और सर्पगंधा। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। जो यह प्रश्न पूछा गया है बायोडीजल किससे बनता है, यह याद रखना जियोट्रोफा से बनता है, ठीक ना, जियोट्रोफा से बनता है। जो कि यह 37%, याद रखना 37% जो है यह तेल जो है इसकी बीज से प्राप्त होता है, इसको याद रखना।
की मात्रा जो है 37% जो मात्रा है इसके बीज से प्राप्त होता है जियोट्रोफा के। इतनी बातें ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया है, देखिएगा जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र याद है ना, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी इस औषधि पौधे को हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम जो है, यह यातना वनस्पतिक नाम जो है पूछा गया है, नाम ओशियम सेक्टम है, ओशियम सेक्टम भी है। और इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, देखिएगा इसका जो हमारा वनस्पतिक नाम है ओशियन सेक्टम है। और यह किस नाम से जाना जाता है, तुलसी के नाम से, रोमेरी के नाम से, अजवाइन के फूल के और धनिया के नाम से। यह आप याद रखना, जो कि यह हिंदू धर्म में महत्व माना जाता है, तो वह याद रखना। यह तुलसी जो का पौधा जो होता है सबसे अच्छी, यह जड़ी बूटी की रानी भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसको भी आपको याद रखना। और इसका रासायनिक नाम याद रखना, सॉरी वनस्पतिक नाम जो है ओशियम सेक्टम है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल, ताजा जल, नल का पानी। तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, पीने के सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है, तो पीने योग्य पानी कहा जाता है, ठीक है, पीने योग्य पानी कहा जाता है। इतनी बातें याद रखना। चलिएगा देखिएगा वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव से कारण हुई थी। इसमें देखिएगा इसको आईएमपी लगाइएगा, ठीक ना, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 1 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। बताइएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिएगा जो यह कांड हुआ था, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यह अगर पूछ लिया जाता है कि कब हुई थी, तो यह हुई थी या था 2-3 1 मिनट, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा 2-3 दिसंबर 1984 की रात में हुई थी। यह आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक ना। यह किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम मिक के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग मिक के नाम से भी जानते हैं, इसके कारण हुई थी। और इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है तो ये भी आपको याद रखना। रासायनिक सूत्र होता है CH3, याद रखना CH3NCO, ठीक ना, यह होता है हमारा रासायनिक सूत्र CH3NCO, यह हमारा रासायनिक सूत्र होता है। अगर पूछा जाए कि इस कंपनी का नाम क्या था, अगर पूछ लिया जाए कि इस कंपनी का नाम, अगर पूछ दिया जाए कि इस कंपनी का नाम आपसे पूछा जाए तो क्या था इस कंपनी का नाम, इसको भी आपको याद रखना है। इस कंपनी का नाम था यूनियन, याद रखना, इस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, ठीक, इस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड था, ठीक ना, इसको याद रखना। क्या नाम था, यूनियन, 1 मिनट, इसका नाम था यूनियन, याद रखना, यूनियन कार्बाइड, ठीक है, कार्बाइड, इसको यहाँ कार्बाइड, इसका नाम था यूनियन कार्बाइड, इस कंपनी का नाम, जिसमें यह मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव हुआ था। इसमें बहुत से लोग मारे गए थे, ठीक है, यह बहुत बड़ा कांड हुआ था उस समय 1984 में। आगे चलते हैं, देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब हुआ था, कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, 16 दिसंबर को, यहाँ पे 5 जून को, और बताइएगा 11 जुलाई को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, ये भी आपको बताना है। बताएगा विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए, इसमें बताएगा, यह देखिएगा ये दिसंबर नहीं, यहाँ पे सितंबर होना चाहिए, यहाँ पे सितंबर होना चाहिए। देखिएगा जो हमारा 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण निवारण दिवस, ना, याद रखना, क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण, याद रखना, पर्यावरण सॉरी विश्व, याद रखना, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे विश्व प्रदूषण निवारक दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रदूषण, याद रखना, प्रदूषण निवारक दिवस मनाया जाता है। 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई से पूछ लिया जाए तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर की बात की जाए तो 16 सितंबर की बात की जाए, यहाँ पे याद रखना 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन, याद रखना, ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, MS स्वामी एक थे, बताइएगा
एम.एस. स्वामीनाथन जो थे, यह क्या थे? पत्रकार थे, कृषि मनोवैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे और पक्षी वैज्ञानिक थे। बताइएगा एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे? यह आप याद रखना, इन्हें माना जाता है हरित क्रांति के जनक, ठीक ना? हरित क्रांति के जनक माना जाता है, ये भी आपको याद रखना, इन्हें हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। यह हरित क्रांति के जनक माना जाते हैं, ये भी आप याद रखना, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यह आपको याद रखना, यह हरित क्रांति के हरित क्रांति के जनक या जनक माने जाते हैं। ये भी आप यहाँ, तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी ऑप्शन से होगा, जो कि ये कृषि मनोवैज्ञानिक थे एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक ना? उसके बाद अगर पूछ लिया जाता है तो यह याद रखना, श्वेत क्रांति का अगर पूछ लिया जाए तो यह भी आपको याद रखना, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी आप याद रखना, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक पूछ लिया जाता है तो वह डॉक्टर एस वर्गीय कुरियन जो है उन्हें माना जाता है, डॉक्टर एस वर्गीय कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति के जनक, ठीक ना? इतनी बातें याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में और देहरादून में। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा यह कहाँ पे अवस्थित है? देखिएगा WII, ठीक ना? WII पूछ लिया जाता है कहाँ पे, इसका कहाँ पे अवस्थित है, यह मुख्यालय कहाँ पे है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यह याद रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किस लिए किया गया था? तो भारत का एकमात्र जो है, भारत का एकमात्र वन्य जीव संस्थान है, ठीक ना? यह क्या है? वन्य जीव, याद रखना, वन्य जीव संस्थान, ठीक ना? संस्थान है, वन्य जीव संस्थान है, भारत का एकमात्र वन्य जीव संस्थान है, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हुआ, ठीक? इतनी बातें ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को। तो प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं पौधे तो उस समय किसे सोखते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो उस समय किसे सोखते हैं? तो वह सोखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक ना? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और क्या सोखते हैं? यह याद रखना, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे सोखते हैं। और क्या सोखते हैं? मिट्टी से पानी, ठीक ना? आपसे पूछा जाता है मिट्टी से पानी को सोखते हैं, मिट्टी से पानी को भी सोखते हैं, यह याद रखना प्रकाश संश्लेषण के दौरान। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है, मांस भक्षी कहा जाता है, शाक भक्षी कहा जाता है, रसायन भक्षी कहा जाता है। जिसमें आप याद रखना, जो जो अपशिष्ट होते हैं उन जीवों को खाने वाले जो कहा जाता है, उस खाने वाले जो जीव होते हैं उसे मृतक भक्षी कहा जाता है, ठीक ना? मृतक भक्षी कहा जाता है। शाक भक्षी जो होते हैं, जो यह पेड़ पौधे जो खाते हैं, यह खाते हैं, जो कि यह शाक भक्षी के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना? चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा तप्त भवजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो बताइएगा यह तप्त भवजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो तप्त भवजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यह होती है भूतापीय ऊर्जा। कैसी होती है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक ना? चलेगा आगे चलते हैं, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पे, पूर्वी घाट पे, हिमालय पे और विंध्याचल पे। तो 16 घाट स्थल कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो 16 घाट स्थल की बात किया तो ये पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? जैसे अगर पश्चिमी घाट में कौन कौन आते हैं, ये यहाँ से पूछ लिया जाता है। यहाँ पे नीलगिरी पर्वत, देखिएगा नीलगिरी, याद रखना, एक मिनट, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत पे अनाई मलाई की पहाड़ी जो होती है, अनाई, याद है ना, अनाई मलाई, एक मिनट, अनाई मलाई। उसके बाद पलामी जो पहाड़ी है वो भी याद है, पलामी पहाड़ी, एक मिनट, पलामी पहाड़ी पे भी पाई जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा ये चलेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलाटपट्टम में, कुथनकुलम में, कुकारे बेलू में, उपरोक्त सभी। इसमें से बताएगा यह कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पे पाए जाते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यह याद रखना, उपरोक्त सभी, ठीक ना?
उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, उपरोक्त सभी। तो मिनी माता जो रोग होता है, यह याद रखना, वहाँ पे जो कारखाने से अवशिष्ट निकलता है, जो पदार्थ निकलता है नाले में, उस पदार्थ को मछलियाँ खाती हैं और उस पदार्थ में उस मछलियों को खाने से मिनी माता रोग होता है। और उस मछली में पाया जाता है पारा, ठीक है ना। उस मछली में पाया जाता है क्या? पारा पाया जाता है। इसको आपको याद रखना। तो पारा जो मछलियां को जो खाते हैं लोग, मछलियों में पारा की मात्रा अधिक होती है, तो उसके वजह से मीने माता रोग हो जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ से हुआ है? बताएगा। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत की बात की जाए तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात की जाए तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इसका ह्रास सबसे अधिक कहाँ पे हुआ है? यह दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक ना। दक्षिणी ध्रुव पर इसका सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? बताइएगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो कौन थे? यम पतंजलि शास्त्री थे, मेहरचंद्र महाजन थे, हीरालाल जेकानिया थे, यस आर दास थे। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? यह एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिएगा, जब यह प्रश्न पूछा गया तो ये उस समय देखिएगा, अगर बात की जाए तो ये 26 जनवरी, याद ना, 26 जनवरी 1950, ठीक ना। 1950 को जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, ये भी आप याद रखना। जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो उस समय किसे बनाया गया था? तो उस समय हीरालाल जेकानिया को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। यह एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ से कि 26 जनवरी 1950 को अगर पूछ दिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आप याद रखना, 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। इतनी बातें और ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्त के करीब जीव से, वायु प्रदूषण से। तो रेड डाटा बुक की बात की जाए तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। रेड डाटा बुक जो है यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि IUCN के द्वारा, ठीक ना, IUCN के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। इसका नाम अगर पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म एग्जाम में, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका नाम है। जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी ने IUCN ने रेड डाटा बुक ये प्रकाशित किया था, जो कि यह विलुप्त प्रजाति हैं, ठीक ना, जीव हो रहे हैं, उन्हें यह रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। तो ये प्रश्न आपको इतनी बातें याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करते हैं। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।